गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की बिजनेस स्टडी की क्लास में एक नया चैप्टर, नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है निर्देशन, माने डायरेक्टिंग। और इसके हम क्या पढ़ेंगे? महत्व एवं सिद्धांत, माने निर्देशन का महत्व एवं सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप पहले से ही जानते हैं कि हमने स्टार्टिंग में प्रबंध के हमने 5 कार्यों के बारे में पढ़ा था। उसमें प्रथम हमारा जो कार्य था वो था योजना बनाना, माने नियोजन। उसके बाद दूसरा जो हमारा कार्य था वो हमारा था संगठन, माने संगठन हमने बनाया था। संगठन करने के बाद तीसरा जो कार्य हमारा था वो था नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, माने जितने भी कर्मचारियों की हमें आवश्यकता है अलग अलग पदों पे, उन कर्मचारियों को हमने नियुक्त कर लिया था, अपॉइंट कर लिया था, वो हम पढ़ चुके हैं। अभी लास्ट जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है ट्रेनिंग का, वो उसी का हिस्सा था। और आज हम क्या करने वाले हैं? एक नया फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन, माने जो 4th फंक्शन हमारा प्रबंध का है, जो चौथा कार्य हमारा प्रबंध का है, जिसको कि हम निर्देशन कहते हैं, डायरेक्टिंग कहते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें पहले 3 कार्यों की, चाहे वो नियोजन था या वो संगठन था या नियुक्तिकरण था, उन तीनों ही कार्यों में हमने कार्य करने की सिर्फ तैयारी हमने करी थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पहला कार्य हमारा नियोजन था, उसमें तो हमने योजना बनाई थी किस एक विशेष अवधि में, एक वर्ष की अवधि में हम क्या हासिल करना चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट टू अटेन, और फिर उसको हम किस प्रकार से हम हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जो दूसरा हमारा कार्य था बच्चों संगठन, उसमें हमने ये देखा था कि उस योजना को, उस नियोजन को कार्य रूप में लागू करने के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, और उन संसाधनों में कार्य का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा, और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि उनमें से सुपीरियर कौन होगा और सबऑर्डिनेट, माने अधिकारी कौन होगा और अधीनस्थ कौन। उसके बाद जो तीसरा हमारा कार्य था नियुक्तिकरण, उसमें हम क्या करते हैं कि दूसरे कार्य में जो हमने अलग अलग पद हमने बनाए थे, अलग अलग पोस्ट हमने बनाई थी, कार्य की प्रकृति के आधार पे, कार्य की मात्रा के आधार पे, उनको हम किस प्रकार से योग्य कर्मचारियों से हम भरेंगे, ये हमने नियुक्तिकरण में देखा। आपको याद होगा उसकी एक प्रक्रिया हमने पढ़ी थी। उस प्रक्रिया में हमने सबसे पहले यह पता लगाया था कि हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। आपको याद होगा उसमें 2 तरह के एनालिसिस मैंने बताए थे आपको, वर्कलोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस। उसके बाद हमने रिक्रूटमेंट, भर्ती करा था, हमारे कर्मचारियों, जो भी इच्छुक लोग हमारे संगठन में आना चाहते हैं, उनको हमने विभिन्न माध्यमों से आमंत्रित किया था। और जब वो हमारे पास आ जाते हैं तो चयन की सहायता से, सिलेक्शन की सहायता से विभिन्न टेस्ट लेकर, इंटरव्यू लेकर, मेडिकल टेस्ट के द्वारा हमने उनमें से जो योग्य कर्मचारी हैं उनको हमने छांट लिया था, चुनाव कर लिया था। उसके बाद अगले स्टेप में हमने उनको उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग हमने दी थी। ट्रेनिंग के अभी आपने पढ़े थे कि मेथड आपके हो सकते हैं, कार्य पर लगे लगे हम माने कार्य करते करते प्रशिक्षण दे सकते हैं, और कार्य करने से पहले हम उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं। उसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्रबंधकीय कर्मचारी हैं, मैनेजर्स जिनको हम बोलते हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए
माने डेवलपमेंट करने के लिए समय समय पे जो है हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, सेमिनार हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, ताकि उनका जो संदेश वाहन की जो स्किल उनकी है, कम्युनिकेशन स्किल, वो उनकी इंप्रूव हो सके, जो डिसीजन मेकिंग है, निर्णय लेने की क्षमता उनकी जो है वो अच्छी हो सके। तो ये जितने भी फंक्शन हमने करे थे बच्चों, तीनों फंक्शन, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ था। और आज जो हम फंक्शन करने वाले हैं, निर्देशन, डायरेक्टिंग, इसमें हम ये बताएंगे उन कर्मचारियों को जिनको कि हमने अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था, कि उन्हें क्या कार्य करना है और उसको कैसे करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि आज के बाद ही, इस कार्य के बाद ही कर्मचारी अपना कार्य शुरू करेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि बाकी जो हमारे फंक्शन थे, कार्य थे, वो केवल एक पेपर वर्क था, कागजी कार्य थे। कार्य को शुरू करने के लिए प्रबंध का जो कार्यशील, जो एक्टिव, जो हमारा कार्य माना जाता है, वो हमारा निर्देशन को ही। तो आइए इसी के बारे में हम जानते हैं। तो निर्देशन को मैंने जैसे कि बताया आपको, इसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इसको हम डायरेक्टिंग भी बोल सकते हैं। और जो डायरेक्टिंग है वो किससे बना है, वो डायरेक्शन से बना। और डायरेक्शन माने दिशा। तो डायरेक्टिंग क्या है, दिशा दिखाना। जो उद्देश्य हमने योजना बनाते हुए, नियोजन करते हुए, प्लानिंग करते हुए हमने निर्धारित किए थे, उनको कैसे पूरा किया जाएगा, वो दिशा हम अपने कर्मचारियों को दिखाते हैं इस कार्य के माध्यम से, कि आपको ये करना है, ये करना है और यही हमारा डायरेक्ट। आज इसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम निर्देशन का अर्थ पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, निर्देशन की विशेषताएं हम जानेंगे, इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे, उसके सिद्धांत पढ़ेंगे अलग अलग, और लास्ट में हम इसका समापन करेंगे इसके तत्वों के साथ, इसके एलिमेंट्स। तो ध्यान से आप पूरी वीडियो को अगर देखेंगे तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें निर्देशन के अर्थ की, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि निर्देशन क्या है, कर्मचारियों को, हम ये भी इसका अर्थ लिख सकते थे, मैंने अलग लिखा है, हम ये भी लिख सकते थे कि निर्देशन क्या है, निर्देशन कर्मचारियों को उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दिशा दिखाना है। कर्मचारियों को उद्देश्य प्राप्त करने के लिए दिशा दिखाना ही निर्देशन है। मैंने क्या अर्थ लिखा है यहां पे, इसका अभिप्राय संगठन में मानव संसाधन को, संगठन आप सभी जानते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारी संस्था, मानव संसाधन हमारे कर्मचारी को निर्देश देना। निर्देश देना माने डायरेक्ट करना कि हाँ ये करना है। माने बताना, निर्देश देना माने बताना कि उनको क्या कार्य करना है, उसके साथ साथ मार्गदर्शन करना। सिर्फ बताने से कई बार कार्य नहीं होता है। जैसे टीचर बच्चों को बता सकता है कि भी आपको इस तरह से ये कार्य करना है, फिर वो मार्गदर्शन कैसे करता है, वो खुद उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को सॉल्व करके बताता है कि इस प्रकार से आपने ये काम करना है, ताकि उस काम को अच्छी तरह से कर सके। तो ये मार्गदर्शन होता है। उसके बाद हमारा संदेश वाहन करना, समय समय पर, ऐसा नहीं कि एक बार हमने जो है कार्य दिया और उसके बाद हमें कुछ भी बताने की, सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो है कार्य बताने के बाद समय समय पे जो है कर्मचारियों को प्रॉब्लम्स आ सकती है, उन्हें दिक्कत आ सकती है। तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमें उनकी बातों को क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को, और फिर उन्हें दोबारा जो हमको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो है समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, आगे वो क्या कर सकते हैं। माने कहने का मतलब ये हुआ कि अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच में जो भी वार्तालाप होगा, जो भी
आदान प्रदान होगा बातों का, उसी को हम क्या बोलते हैं, संदेश वाहक। और लास्ट में हमारा क्या है, अभिप्रेरित करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन, मोटिवेट करना। देखिए काम तो हम करते हैं सभी, लेकिन एक रिसर्च में पाया गया है कि कोई भी व्यक्ति बगैर किसी मोटिव के, बगैर किसी अभिप्रेरणा के अपनी क्षमता का 100% प्रयोग नहीं करता है। अपनी क्षमता का सभी केवल 40 से 60% यूज करते हैं, 40% कोई भी प्रयोग नहीं करता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि वो कार्य क्यों करे, वो उसको करने से उसको क्या फायदा मिलने वाला है। हम सभी कोई कार्य तभी करते हैं जब उसमें हमारा डायरेक्ट फायदा जुड़ा होता है। तो ये सारे के सारे कार्य हमारे किस में आते हैं बच्चों, निर्देश। परिभाषा की बात करें तो कुंटस और डोनेल जो उन्होंने परिभाषा दी है कि अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन, माने पथ को प्रदर्शित करना भी यहां से जाना है आपको। माने यहां से जाने का मतलब है कि ये प्रक्रिया है, ये कदम उठाते हुए आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो। अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य ही निर्देशन है। पर्यवेक्षण सुपरविजन कहते हैं, माने देखना। जब भी वो काम करते हैं तो अधिकारी उनको देखते रहेंगे कि भी इसका काम वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कार्य में कोई कमी है, कोई त्रुटि है, तो उसे उसी समय वो क्या कर सकते हैं, उस त्रुटि को सुधार उसका कर सकते हैं। तो यही हमारा निर्देश। तो मीनिंग तो क्लियर हो ही गया होगा। जो भी हम बताते हैं कर्मचारी को कैसे काम करना है, क्या करना है, वही निर्देशन है। इसकी विशेषताओं के बारे में अगर हम जाने, पहली विशेषता है यह गतिशीलता प्रदान करता है। एक्टिव, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, काम जो शुरू होता है वो तभी शुरू होगा जब हम कर्मचारियों को बताएंगे कि उन्हें क्या और कैसे करना है। जब तक उन्हें पता ही नहीं चलेगा, अभी तक तो हमने नियुक्त किया था सिर्फ कर्मचारियों को पिछले फंक्शन में, उनको बताया नहीं था क्या करना है। इस फंक्शन में उनको बताते हैं और जब भी बताएंगे तो कार्य करना शुरू कर देंगे। ये इसकी विशेषता है। प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होता है। 3 स्तर बच्चों पढ़े थे हमने प्रबंध के, निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर। तो हर लेवल पे हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। कैसे? जो उच्च लेवल के हमारे अधिकारी हैं वो अपने से नीचे वालों, हमारे मध्य स्तर के जो हमारे उनके मैनेजर्स हैं, प्रबंधक हैं, उनको निर्देशन करेंगे। जो मध्य स्तर वाले हैं वो निम्न स्तर वालों का, और जो निम्न स्तर वाले हैं वो जो कर्मचारी हैं प्लेटफॉर्म एरिया पे, जो प्रबंधकीय स्तर में नहीं आते हैं, उनको निर्देशन करते हैं। तो हर स्तर पे इसकी आवश्यकता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, काम कभी बंद नहीं होता ना। एक उद्देश्य पूरा हुआ तो अगले साल के लिए हमारा दूसरा उद्देश्य हम बना लेते हैं। उद्देश्य पूरा नहीं हो, उद्देश्य पूरा होने के बाद अगला उद्देश्य रखा, अब उसको पूरा करने के लिए फिर से जो है हम सारे कार्य करते हैं, फिर से अपने कर्मचारियों को हम बताते हैं, निर्देशन करते हैं। तो ये कार्य हमारा कभी भी बंद नहीं होता है। हमारा जब तक संस्था चलती रहेगी, निर्देशन भी चलता ही रहेगा। इसका प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर है। ऊपर वाला ही तो अपने नीचे वाले को निर्देश देगा ना, नीचे वाला तो देने का नहीं, मैनेजर्स को भी ऐसे करना है। तो इसका प्रभाव जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ है। उच्च अधिकारी, मध्य स्तर के अधिकारी, मध्य स्तर, निम्न स्तर, निम्न स्तर, कर्मचारी। ये इसकी विशेषताएं थी। इसका महत्व अगर हम पढ़े तो पहला भाई है गतिशीलता प्रदान करता है, ये इसका फायदा है। काम यहीं से स्टार्ट होता है। समन्वय स्थापित करता है। समन्वय क्या होता है बच्चों, हमने पहले पढ़ा है चैप्टर कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, क्रमबद्ध करना। जो हमारी क्रियाएं हमको क्या करना, क्रमबद्ध करना, ताकि सारी क्रियाएं अपने क्रम के अनुसार अपने समय से पूरी हो जाएगी। उस समय भी मैंने एक उदाहरण जो है दिया था कि मान लो इस कमरे में हमने पेंट करना है, तो एक को हमने जिम्मेदारी दे दी कि भी उसने सफाई करनी है, साफ करना है पहले सारा का सारा ये। उसके बाद दूसरे वाले ने क्या करना है, प्राइमर होता है, स्टार्टिंग में लगता है पेंट, वो लगाना है। तीसरे वाले ने क्या करना है, फिर उसने पेंट लगाना, और चौथा वाला फिर क्या करेगा, जहां कुछ कमी रहेगी है उसको पूरी करनी है। 4 आदमियों का कार्य है। अगर हम ये क्रम नहीं बनाएंगे कि किसने कौन सा कार्य है और कितने समय में पूरा करना है, तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। बाकियों का भी अगर मान लो दूसरे वाले ने कार्य नहीं करा तो तीसरे वाला का कार्य शुरू नहीं हो पाएगा। और ये कब हो पाएगा, जब हम बार बार अपने कर्मचारियों को
बताएंगे, और बताएंगे किस फंक्शन में, निर्देशन में। तो इसलिए ये समन्वय बनाता है। इसके अलावा अभिप्रेरणा का माध्यम है। हमें अभिप्रेरित करना पड़ेगा कर्मचारियों को, उन्हें बार बार निर्देश देना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा किस कार्य को करने से उन्हें क्या फायदा होने वाला है। दो तरह से हम अभिप्रेरण करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। या तो हमारा फाइनेंशियल हो सकता है, वित्तीय हो सकता है, उनको हम ज्यादा सैलरी देके अभिप्रेरित कर सकते हैं, या जो है दूसरा हो सकता है हमारा गैर मौद्रिक, जिसमें कि जो है उनको जो है सम्मानित करके, उनका आदर करके जो है इस तरह से भी हम उनको जो मोटिवेट कर सकते। नेक्स्ट हमारा है परिवर्तनों को लागू करना संभव बनाता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नेचर इज चेंजिंग नेचर। परिवर्तन तो होता रहता है, हर चीज में परिवर्तन होता है। हम जो काम कर रहे हैं, आज 10 साल पहले जैसे हम पढ़ते थे, आज उसमें परिवर्तन हो गया है। देखिए अभी कोरोना में हम जो है क्लासेस, लाइव क्लासेस के माध्यम से हम पढ़ते हैं, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ते हैं, तो परिवर्तन होते रहेंगे। और इंसान जो है वो हमेशा आसान कार्य करना चाहता है, वो इजी जोन में रहना चाहता है। जो उसको आता है वो वही करना चाहता है, नया सीखने के लिए तैयार लोग नहीं होते हैं। तो जब भी कोई चेंज होता है, मान लो पहले टाइपराइटर से काम हो रहा था, फिर कंप्यूटर से करने के लिए अगर संस्था बोलेगी तो कर्मचारी विरोध करेंगे, क्या हमें नया सीखना पड़ेगा, नहीं सीखेंगे तो बाहर करेगी संस्था में, वो विरोध करेंगे उसका। अब वो विरोध हमारा कब हो सकता है, अगर निर्देशन लगातार होता रहे, उच्च अधिकारी समझाते रहे कि भाई आप वैसे ही मान रहे हो, आपका इसमें नुकसान नहीं बल्कि क्या आपका फायदा है, आपको जो है कम मेहनत करनी पड़ेगी और काम ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा पेमेंट दी जाएगी, ज्यादा सैलरी आपको। तो ये निर्देशन के कारण ही संभव है। संगठन में संतुलन स्थापित ये करता है। संतुलन जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, जब तक उनके बीच में जो है निर्देशन नहीं होगा, उनके बीच में जो है बातों का आदान प्रदान नहीं होगा, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा, तो जो है संतुलन नहीं होगा। हो सकता है कोई कार्य हमारा 2 बार हो जाए, एक कार्य हमारा हो ही ना। तो निर्देशन क्या करता है, वो संतुलन स्थापित करता है। और नेक्स्ट हमारा इसके सिद्धांत क्या है। सिद्धांत का मतलब क्या है कि निर्देशन करते टाइम किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए।